अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को याद करने के लिए, जिसको याद नहीं होता है, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, HSLL, दैट इज अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, या अदर थिंग बीइंग को लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेगा, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लार्जर क्वांटिटी इज डिमांडेड। एकदम इजी है, क्या बोला। नाउ एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। अब ये क्वेश्चन जो है, डिफाइन द लॉ ऑफ डिमांड, ये जो होता है ये 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। और या तो एजम्पशन पूछेगा या तो क्या पूछेगा, एक्सेप्शन। तो अपने को 4 पॉइंट एजम्पशन का पढ़ना है, 4 पॉइंट किसका पढ़ना है, एक्सेप्शन का। चाहे एजम्पशन पूछे चाहे एक्सेप्शन पूछे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन दोनों लिख के आएंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड का पेपर जब हम चेक करते थे उस टाइम पे हमको इंस्ट्रक्शन मिलता था, क्या इंस्ट्रक्शन मिलता था कि अगर एजम्पशन लिखा है, मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि डिफाइन द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन इट एजम्पशन, क्या बोला है, एक्सप्लेन इट एजम्पशन। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा है तो ये क्वेश्चन में एक्सेप्शन का भी पॉइंट होना चाहिए, अगर नहीं लिखा है तो यू कैन कट 1 और 2 मार्क्स। डिमांड में ओवरऑल जैसे मान लीजिए उसने बताया है, सिर्फ उसका ये कंक्लूजन ये है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, घटता है, और जब प्राइस क्या होता है, घटता है, तो डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। तो ये इसका कंक्लूज, मतलब ये इसका ओवरऑल जो है व्यू है, सेंट्रल आइडिया है। अल्फ्रेड मार्शल का ये कहना था, बाद में लिख लेना मैडम, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज कंसेप्ट मोर इम्पॉर्टेंट देन राइटिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है, किसकी वजह से, प्राइस के वजह से, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अल्फ्रेड मार्शल का ये कहना था कि इकोनॉमी के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस जो है चेंज होता है तो उसका डिमांड भी चेंज होता है। स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मान लीजिए स्मार्टफोन का प्राइस, अगर स्मार्टफोन का प्राइस कम हो जाएगा तो लोग उसके यूजर्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अगर कॉस्टली रहेगा तो एवरी पीपल नॉट अफोर्ड दैट स्मार्टफोन, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिमांड कम रहेगा। तो उसकी वजह से डिमांड चेंज हुआ, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। दूसरा एग्जांपल, जैसे मैं मूवी टिकट का एग्जांपल दिया, अगर मूवी टिकट का प्राइस 500 रुपीज, एक मूवी टिकट का प्राइस कितना है, 500 का है ना। अब ये 500 में तो एक टिकट बाय हो रहा है, एक टिकट सेल हो रहा है, और पूरा थिएटर हो सकता है कि उसका 50 सीट बुक हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये 500 से 200 कर दे प्राइस, अब क्या हो रहा है, इसका 50 के जगह पे 500 सीट्स पूरा फुल हो रहा है जो स्क्रीनिंग में थिएटर में। तो व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, जब प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जब प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड। तो अल्फ्रेड मार्शल का यही कहना था कि जब प्राइस प्रोडक्ट का हम लोग कम कर देता है तो उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्या होता है, उसका बढ़ जाता है। ये इसका प्रूफ कहना था। इस चीज को उसने प्रूफ करने के लिए जो है, इस चीज को उसने प्रूफ करने के लिए जो है एजम्पशन बनाए, और क्या बनाए, एक्सेप्शन। अब आप बोलोगे इसका एजम्पशन मतलब सिट्रिस पेरिबस होता है ना, इसका मतलब होता है अदर थिंग बीइंग इक्वल। तो ये क्यों बनाया, एजम्पशंस क्यों बनाया और एक्सेप्शन क्यों बनाया, कोई बता सकता है, गेस कर सकता है ऐसा कि ये कोई भी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए वाई देयर इज एजम्पशन एंड एक्सेप्शन, क्यों एजम्पशन एक्सेप्शन बनाया। नाउ अब यहां से हमारा एक्चुअल आंसर शुरू होता है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, पहला इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, द लॉ ऑफ डिमांड। जो लॉ ऑफ डिमांड है, द लॉ ऑफ डिमांड है, वो किसने एक्सप्लेन किया है, उसकी बुक में, और बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ, जो पब्लिश हुआ था 18। ये ऐसा सेंटेंस है जो हर जगह लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ सप्लाई explained by Alfred Marshall in his book Principle of Economics which was published or that was published in 1890। ये ऐसा सेंटेंस है, कहीं पे भी चिपका दो हाफ मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, अगर मैं पेपर चेक करूंगा तो आई विल गिव हाफ मार्क्स, डोंट वरी। अब मेन जो आंसर है, देखो द लॉ एक्सप्लेन दैट फंक्शनल रिलेशन, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, प्राइस एंड, ये सबसे मेन सेंटेंस है। अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड समझना है तो ये आप समझ गए, मतलब आपको पूरा लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया। सर एक सेंटेंस में कैसा पूरा इतना बड़ा थ्योरी समझ में आएगा, क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल ने ये सेंट्रल आइडिया जो दिया है, ये समझ गए तो बाकी लॉ आराम से खुद से एक्सप्लेन कर लोगे। क्या बोलता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, फंक्शनल रिलेशन, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, फंक्शनल रिलेशनशिप, किसके बीच में, प्राइस एंड
क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब यहां पे अल्फ्रेड मार्शल ने ये बोला कि अगर कोई प्रोडक्ट का डिमांड घटता है बढ़ता है, क्या बोला, अगर कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, इफ द डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। क्या बोला, अगर कोई प्रोडक्ट का डिमांड घटता है या बढ़ता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, तो दैट मीन्स प्राइस विल बिकम फंक्शन ऑफ द डिमांड। मैं रफ करता हूं तो दैट का फॉर्मूला कैसे लिखेगा, इफ देर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप, दैट मीन्स अगर कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से। मतलब डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। So if there is any change in price will leads to change in, if there is any change in demand, oh sorry, if there is any change in price will leads to change in demand। मतलब अगर कोई प्राइस के अंदर चेंजेस होता है तो उसकी वजह से डिमांड भी क्या होगा। तो अभी हम लोग ने इसके पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर हमने इसके पहले, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब मुझे बताओ कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड घटता है बढ़ता है सिर्फ प्राइस की वजह से, बताओ क्वेश्चन मेरा समझा सही क्वेश्चन की। अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला, डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू। तो अब मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ डिमांड घटता बढ़ता प्राइस की वजह से, तो क्या है अदर फैक्टर है कि नहीं है, इसकी वजह से बढ़ता है ना। तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, ये जो अदर फैक्टर्स है जैसे इनकम हो गया, साइज ऑफ पॉपुलेशन हो गया, फिर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेचर ऑफ कमोडिटी, वेदर कंडीशंस, टैक्सेशन, सारे जो फैक्टर्स है उसको क्या कर दिया उसने, कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया, और जब कांस्टेंट कर दिया तो उससे क्या बन गया, अजम्पशन बन गया। क्या बन गया, अजम्पशन मतलब मान लो, क्या करो, क्या मान लो कि प्राइस की वजह से डिमांड घटेगा और बढ़ेगा, बाकी जो फैक्टर है वो सब क्या होंगे, सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। वापस रिपीट करता हूं ध्यान से, मैंने इसीलिए सेंटेंस बोला, एक सेंटेंस मतलब पूरा लॉ ऑफ डिमांड पूरा क्लियर। लॉ ऑफ डिमांड क्या एक्सप्लेन करता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। दैट मीन्स इफ डिमांड इंक्रीजेस और डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली, ठीक है, प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। सर व्हाट अबाउट अदर फैक्टर्स, तो अदर फैक्टर्स को क्या किया अल्फ्रेड मार्शल ने, कांस्टेंट रख लिया। क्या कर दिया, और जब कांस्टेंट रख दिया तो क्या हो गया, अजम्पशन हो गया। तो इसी सेंटेंस को कैसा बोल लो कि लॉ ऑफ डिमांड क्या किया, अज्यूम कर लिया। क्या कर लिया, तो डिमांड विल चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट। तो जब मैं अदर फैक्टर बोलता तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, ये सारे फैक्टर्स आना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स वाले क्या हो जाएंगे, अजम्पशंस हो जाएंगे। देख लो यहाँ पे। अच्छा यहाँ तक अभी तक क्लियर है लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड को किसने एक्सप्लेन किया है, अल्फ्रेड मार्शल ने। कहां पे एक्सप्लेन किया है, उसकी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पब्लिश हुआ था 1890। अच्छा उसने क्या एक्सप्लेन किया, फंक्शनल रिलेशनशिप। क्या एक्सप्लेन किया, बिटवीन प्राइस एंड, दैट मीन्स इफ एनी चेंज इन प्राइस विल लीड्स टू चेंज इन डिमांड। इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड। यहां तक क्लियर है, यही एक्सप्लेन किया। अब जो है हमको ये चीज समझ में आ गई कि सर प्राइस की वजह से डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होगा, लेकिन डिमांड इंक्रीज सिर्फ प्राइस की वजह से होगा क्या, अदर फैक्टर्स है ना। तो अदर फैक्टर्स हैं वो सब क्या किया, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, इन सबको क्या करो, जेल में बंद कर दो, कांस्टेंट कर दो। क्या करो, मतलब इसके अंदर कोई भी चेंजेस, तो बोलोगे नहीं सर चेंज तो होता ही है ना, तो आप मान लो। क्या करो, स्टेटमेंट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग बीइंग इक्वल या अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो अब इसका मतलब क्या समझा आपको, जो अदर फैक्टर्स है वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, उनके अंदर कोई भी चेंजेस। तो मैं बोलूंगा व्हाट इज अदर फैक्टर, क्या है सर अदर फैक्टर, अदर फैक्टर्स कौन सा है, सब है। तो आधे लोग को क्लास में समझे ही नहीं, आधे लोग को समझ में आया। देखो इसके लिए ध्यान नहीं दोगे तो यही समझ में आएगा। देखो अदर फैक्टर, प्राइस छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं, तो अदर फैक्टर बीइंग इक्वल मतलब क्या हो गया, प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स हो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे दैट मीन्स उनके अंदर कोई भी चेंजेस
नहीं होगा। अगर होगा भी तो भी हम लोग उसको क्या करेंगे, अज्यूम करके रखेंगे कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या बोला मैंने कि अज्यूम करेंगे, मतलब मान लेंगे कि भाई उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, भले वो रियल इकोनॉमी में हो रहा है चेंज, लेकिन हम लोग इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम कर लेंगे इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अदर थिंग बीइंग इक्वल, दैट मीन्स अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, दैट मीन्स प्राइस को छोड़ के बाकी जितने फैक्टर्स है सब क्या है, अदर फैक्टर्स है, दैट विल बी assumed as no change or assumed as constant. There is no change in any there is no change in other factors. कुछ डाउट है किसी को, समझा अच्छे से ये सेंटेंस? लॉ ऑफ डिमांड, पहला इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड किसने एक्सप्लेन किया है, कहां पे एक्सप्लेन किया है, उसकी बुक में, बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब पब्लिश हुआ था? अच्छा, उसने क्या एक्सप्लेन किया है, फंक्शनल रिलेशनशिप। क्या बोला है? तो जब भी फंक्शनल रिलेशनशिप आएगा तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। इसको इस तरीके से सिंबॉलिक में लिखते हैं, डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। तो इसने क्या एक्सप्लेन किया, डिमांड रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया किसके बीच में, डिमांड एंड प्राइस के बीच में। क्या एक्सप्लेन किया, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, जब प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। दैट मीन्स देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब ये हो गया कि जब प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो गया, और जब प्राइस घट गया तो डिमांड क्या हो गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, इनवर्स हो रहा है। क्या हो रहा है? इनवर्स मतलब अपोजिट। देखो प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट। क्या बोलेंगे, अपोजिट बोलते हैं ना। प्राइस ऊपर जा रहा है, डिमांड नीचे आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट। बोल इनवर्स मतलब होता है अपोजिट। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, जब प्राइस घट रहा है तो क्या हो रहा है, डिमांड। देयर इज इनवर्स। क्या हो गया, इनवर्स। अगर इसको मैं इस तरीके से लिखता कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डिमांड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे कौन सा, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, दैट इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। हम लोग ने पहला सेंटेंस क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड किसने एक्सप्लेन किया, अल्फ्रेड मार्शल ने, इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स विच वाज पब्लिश इन 1890। अल्फ्रेड मार्शल और लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन दैट फंक्शनल रिलेशनशिप। क्या एक्सप्लेन कर रहा है, फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के। दैट मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड। ये इंट्रोडक्शन था। उसके बाद क्या लिखेगा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या बोला, सेंटेंस अदर थिंग बीइंग इक्वल। किसी को डाउट है अदर थिंग बीइंग इक्वल या अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट? ये वाला सेंटेंस जो था वो क्लियर हो गया अच्छे से सबको। अदर थिंग बीइंग इक्वल क्या होता है, समर क्या होता है अदर थिंग बीइंग इक्वल, बोलो सर। प्राइस फैक्टर को छोड़ के बाकी फैक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ने ये अज्यूम कर लिया है, माना है कि डिमांड घटेगा या बढ़ेगा किसकी वजह से, बाकी सारे फैक्टर्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। यहां तक क्लियर है? आगे क्या लिखा है देखो, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या बोला है, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी। हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, फिर क्या बोलता है, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। और फिर क्या बोलता है, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लार्जर क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या बोला है, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, हायर द प्राइस ऑफ, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, सॉरी लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लोअर द प्राइस ऑफ लार्जर क्वांटिटी HSLL, दैट इज हायर। स्टेटमेंट याद करने का सेंटेंस पहला, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल या प्रोफेसर मार्शल या डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। उसको फिलो ये लग जाता है, डॉक्टर लग जाता है जब उसमें बहुत सारे बुक्स में लिखा रहता है। बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स था, पता है, देखो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जाना माना इकोनॉमिक्स माना जाता है इसको। नाउ इसकी बहुत सारी थ्योरीज है जो FY BCom SY BCom या आगे आप पढ़ोगे तो आपको रहेगा, मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है। नाउ अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को याद करने के लिए, जिसको याद नहीं होता है बस ये फॉर्मूला याद कर लो, HSLL, दैट इज अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट या अदर थिंग बीइंग इक्वल लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेगा, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लार्जर क्वांटिटी इज डिमांडेड। एकदम इजी है। क्या बोला, हायर द प्राइस ऑफ
commodity, smaller is the quantity demanded, lower the price of commodity, larger quantity demanded. ये आपको याद है तो आपको कभी भी भूलेगा नहीं, क्योंकि इसको रट्टाफाई करोगे तो आप सेंटेंस में गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट। जब हम लोग पेपर चेक करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर देता है। स्टेटमेंट वैसे ही लिखना है जैसे दिया है, और उस चीज़ को समझने के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला यूज करके आप याद कर सकते हैं। कितना सिंपल है, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। वेरी इजी, राइट, सिंपल है। कैसे, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी, एच मतलब हाई, एस मतलब स्मॉल, एल मतलब लोअर, एल मतलब लार्जर। तो ये चीज ध्यान रखना, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, और लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लार्जर क्वांटिटी डिमांडेड। तो इंट्रोडक्शन याद हो गया, स्टेटमेंट याद हो गया। अब यहाँ पे जो है आपके एक या दो मार्क्स होते हैं, जैसे अगर बोर्ड में पूछ लेता है लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करो 8 मार्क्स के लिए, तो यहाँ से आपको 2 मार्क्स या 1.5 मार्क्स कवर हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट में मिलता है। अच्छा, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखने के बाद ये समझा आपको डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। आपके बुक में लिखा रहेगा, यहाँ पे एक्स लिखा रहेगा, तो एक्स मतलब होता है कमोडिटीज, कौन सा कमोडिटी है, ठीक है। एक्स के बारे में मत सोचो, मतलब वो कमोडिटी है, कमोडिटी है, कमोडिटी है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, उधर लिखा है ना, बुक में लिखा रहेगा, देख लो तुम, बुक में लिखा है कि नहीं लिखा है, उधर एक्स मतलब कमोडिटीज, कौन सा कमोडिटी की हम लोग बात कर रहे हैं वो लिखा है, उसमें कोई भी कमोडिटी हो सकती है। दिल पे ले लिया तूने बात में, तो ऐसे बोला था उधर कमोडिटी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्या पता मैसेज का रिप्लाई आ जाए। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, सबको समझ, सबको समझ में आ गया, एवरीबडी अंडरस्टूड। लॉ ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ डिमांड किसने एक्सप्लेन किया है, अल्फ्रेड मार्शल। कहां पे एक्सप्लेन किया है, आधे लोग तो सिर्फ मुंह चला रहे हैं। उसकी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पब्लिश हुआ था कभी, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या एक्सप्लेन करता है, फंक्शनल रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में, और ये कौन सा, इसके बीच में, तो प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप है सर, इनवर्स क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इसके लिए क्या बोलता है, इनवर्स रिलेशनशिप। यहां तक क्लियर है, ठीक है। स्टेटमेंट भी समझा आपको कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्राइस इज द फैक्टर फॉर चेंज इन डिमांड, बाकी जो अदर फैक्टर्स है वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये किसने बोला, लॉ ऑफ डिमांड, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि हम अज्यूम कर लेंगे कि प्राइस इज द ओनली फैक्टर फॉर चेंज इन डिमांड, अदर फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट। कुछ डाउट है किसी को, सबको भेजे में जा रहा है ना, 1% लोग फिर भी होशियार लोग रहेंगे जो रील देखते और रील बनाते, और एक लेजेंड लोग रहेंगे जो रील शेयर करते। ओके, नाउ अब इसको समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक शेड्यूल बनाना पड़ता है और डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। अब शेड्यूल और डायग्राम बनाने के लिए वेरी सिंपल, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे कोई भी यू कैन टेक एनी नंबर, ठीक है, यू कैन टेक एनी नंबर, बस ये चीज आपको प्रूफ होना चाहिए, हायर प्राइस लोअर डिमांड और लोअर प्राइस। ये चीज अगर आपको, ये सिस्टम, ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप यू कैन टेक एनी नंबर में भी, आप यहाँ पे 100 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक जीरो लगा दो 100 का, हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए तो दिया है नोट्स में, सिंपल वन है जिससे आप इजिली समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर ये जीरो तुमको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये जो शेड्यूल है ये कैसे बना, कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया आपको समझा। तो ये डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, दैट मीन्स अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, और प्राइस अगर घट जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी के रूल के हिसाब से इसने क्या किया, ये टेबल को बनाया है, ये टेबल को रिप्रेजेंट किया है, तो हम लोग शेड्यूल बोलते हैं। तो इस तरीके से रखना है कि हायर प्राइस पे लोअर डिमांड होगा, और लोअर प्राइस पे क्या होगा, हायर डिमांड होगा। तो ये टेबल अगर आपको मान लीजिए याद नहीं है, तो आपको अगर ये याद है तो आप खुद से भी डायग्राम बना सकते हो, कोई भी नंबर्स लेके, सिर्फ ये मेक श्योर करना, हायर प्राइस लोअर डिमांड, लोअर प्राइस हायर डिमांड। यहाँ कुछ डाउट है यहाँ तक का, किस सबको समझा, कुछ डाउट है, एनीवन हैविंग डाउट यहाँ तक सबको समझा, नो मत, नो बोल रहे थे।
कुछ डाउट है किसी को यहाँ ये वाले शेड्यूल में कैसे ड्रॉ किया नाउ? अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं इसी टेबल का यूज करके। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, एक ड्रॉ करोगे, एक लाइन और एक लाइन इधर पे, बोले तो लाइन मारने का, एक वर्टिकल में और एक एक्स हॉरिजॉन्टल में। ये क्या है, वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस हमेशा क्या होगा, प्राइस। क्या होगा, प्राइस। एक्स एक्सेस क्या होगा, लास्ट बेंच थोड़ा ध्यान दे, क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांड। कोई तो आवाज निकाल रहा है लड़की का, 0। वाई एक्सेस क्या है, प्राइस, और एक्स एक्सेस क्या है, क्वांटिटी डिमांड। आप ऐसा अज्यूम करो कि वाई एक्सेस क्या है, प्राइस है, और एक्स एक्सेस क्या है, क्वांटिटी डिमांड। ये चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे समझ के रखो कि ये जो वाई एक्सेस है ये क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, प्राइस रिप्रेजेंट्स कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी डिमांड दिखा रहा है। ठीक है, तो वाई एक्सेस इंडिकेट या वाई इंडिकेट शोज प्राइस, एक्स एक्सेस इंडिकेट क्वांटिटी डिमांड, और एक्स एक्सेस इंडिकेट या शो, इंडिकेट लिखो या शोज लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, एक्स एक्सेस इंडिकेट्स क्वांटिटी डिमांड। यहाँ तक किसी को डाउट है, समझ में आया कि वाई एक्सेस क्या हमको बता रहा है, प्राइस बता रहा है। एक्स एक्सेस हमको क्या बताएगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले प्राइस है, तो ये प्राइस को हम लोग कहाँ एक्स एक्स पे लिखेंगे, वाई एक्सेस पे लिखेंगे, किस पे लिखेंगे? तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 10 लिखेंगे या 2 लिखेंगे? हमेशा 2 ही लिखेंगे। बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं, ये 10 से स्टार्ट करते हैं। रीजन आप समझो, आपने मैथ में पढ़ा रहेगा, ये ओरिजिन से जब ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है, 0 से बड़ा नंबर होता है ना, कि बड़े से छोटा नंबर होता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद जो गैप है प्राइस का उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक्स्ट्रा लिख दो, मार्क्स आधा ज़्यादा मिलेगा। मजाक कर रहा हूँ मैं। ये डिमांड क्या है इधर पे, फिर डिमांड अगेन 2 4। बस ये डायग्राम ड्रॉ करते समय एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो गैप आप ले रहे हो 2 से 4 के बीच में, 4 से 6 के बीच में, और ये वाला गैप, ये दोनों का 19-20 थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, चल जाएगा, लेकिन ये मैक श्योर करना, एक अंदाजा हम लोग लेते हैं, जैसा भी मैंने अंदाजा ले लिया ना, ऐसा बना दिया, ऐसे बनाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 यहाँ लिखा और यहाँ पे लिख दिया और यहीं पे 6 लिख रहा है, फिर यहाँ पे 8 लिख रहा है, ऐसे अगर आप ऐसे करोगे, या तो इसको फिर 2 फिर पे 4, मतलब थोड़ा थोड़ा इधर पे गया, इधर का गैप कम कर दिया, इधर का गैप ज़्यादा किया, तो आपका डायग्राम थोड़ा सा जो है फ्लैटर या थोड़ा सा क्रॉस में बन सकता है। इसीलिए ध्यान, नहीं रॉन्ग तो नहीं बनेगा, वो तो सेम चीज़ रिप्रेजेंट होगा, बट ये मैक श्योर करना कि अब एक प्रॉपर अगर डिफरेंस रहेगा, इसी नाप के नहीं करने का, स्केल से हम लोग मेजर करके नॉर्मली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का कुछ को डाउट है? हमने क्या बनाया कि ये शेड्यूल को देख के उसके हिसाब से हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम में एक वाई एक्सेस बनाया और एक क्या बनाया, एक्सेस। एक्स एक्सेस क्या इंडिकेट्स कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड, और वाई एक्सेस क्या इंडिकेट कर रहा है, प्राइस। यहाँ तक का किसी को डाउट है? और जो प्राइस था वही हमने लिख दिया, जो क्वांटिटी डिमांड था वही लिख दिया, राइट। सिर्फ याद रखना ये ओरिजिन है, वो मतलब ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट होता है तो छोटे नंबर से बड़ा नंबर होता है। टेबल में कुछ भी दिया रहा है लेकिन उसमें छोटे नंबर से अपने को क्या लेना, बड़ा नंबर लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। कुछ डाउट है किसी को? ये इसलिए क्योंकि 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे मतलब हर साल 1-2 पेपर में आ जाता है वैसे गलती, और जब भी एग्जामिनेशन होता है, तो ये मैक श्योर करना कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और छोटे नंबर से बड़ा नंबर होना चाहिए, बड़े नंबर से छोटे नंबर नहीं होना चाहिए। कुछ डाउट है किसी को? एवरीबडी अंडरस्टूड? नाउ अब इसको ड्रॉ कैसे करना है? अब ड्रॉ करते समय आप देखिए, प्राइस जब कितना है, 10 रुपीज़ है, तो क्वांटिटी डिमांड कितना है, तो प्राइस कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है प्राइस। ठीक है, अब क्वांटिटी डिमांड कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो प्राइस जब 10 था तो क्वांटिटी डिमांड 2 था, तो इसको ये दोनों को मिला दो। मतलब यहाँ पे ऐसा बनाने के लिए, बताने के लिए मिला रहा हूँ, मतलब लेट्स एग्जांपल यहाँ पे अपना एक पॉइंट आ गया। ठीक है, तो कलर चेंज करता हूँ ताकि, अब उसके बाद प्राइस कितना हुआ, 8। जब प्राइस 8 हुआ तो कितना क्वांटिटी डिमांड है, ये 8 इधर है, 8 4 इधर है, इसको क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मिला दो भाई, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट निकल गया। ठीक है, अब थर्ड वाले में क्या हो रहा है, प्राइस भी 6 है और क्वांटिटी डिमांड भी क्या 6 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 6। तो इक्विलिब्रियम भी हम लोग नहीं, इसी इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, बट नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, दूसरा कंसेप्ट है वो, चैप्टर नंबर 5 में। फोर्थ प्राइस हुआ तो कितना क्वांटिटी डिमांड हो गया, तो ये प्राइस 4 इधर है, प्राइस 4 है, क्वांटिटी डिमांड कितना 8।
और जब प्राइस कितना हुआ 2 और क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया 10, तो ये प्राइस 2 इधर पे है, ये 2 को प्राइस इधर 10 ना। अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये डीडी कर्व बन गया। ये क्या बन गया, डीडी कर्व। अंडरस्टूड? कुछ डाउट है किसी को? ये वाला जो है आप इसको रफ, मतलब ये आपको समझाने के लिए जो है हमने बताया। कुछ डाउट है किसी को? एवरीबडी अंडरस्टूड? ये डिमांड कर्व कैसे होता है, डाउनवर्ड होता है। क्या होता है, कैसे डाउनवर्ड हुआ, समझा? ऊपर से क्या हुआ, नीचे है, बरोबर ना। पहले ये पॉइंट पे आया, फिर ये पॉइंट पे आया, फिर उसके बाद ये पॉइंट पे आया, फिर उसके बाद जो है इस पॉइंट पे आया, फिर जो है ये वाले पॉइंट पे आया। तो क्या हुआ, प्राइस डाउनवर्ड हुआ। क्या हुआ, डाउनवर्ड हुआ। अंडरस्टूड? तो ये डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड है। क्या है, इधर से लेफ्ट से राइट तक, बरोबर ना। ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, लेफ्ट से बरोबर, लेफ्ट टू, समझा? तो डिमांड कर देखो, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट टू राइट। तो डिमांड कर रहा है डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट, बरोबर, समझा? तो क्वेश्चन आता है ना कि डिमांड करो डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, या डिमांड करो डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यस, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कौन से, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। अच्छा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। मतलब क्या हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप है इसके लिए। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से डिमांड कर क्या है, डाउनवर्ड है। इनवर्सिव रिलेशन की वजह से डिमांड कर क्या है। तो शेड्यूल कैसे बनाना है, ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, सबको समझ में आ गया अच्छे से। अब ये डायग्राम को अगर एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे एक्सप्लेन करोगे। प्लीज जो लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो मत करो यार डिस्कशन, थोड़ा तो कम से कम 2 घंटा तो पढ़ाई कर लो, बाकी टाइम तो आप होशियार हो ही हो, क्या करते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप, हंस की रहे, मतलब हंसाने का काम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, या मैसेज का इंतजार करते हो, या रील भेजते हो। मैं तो रील बनाता हूँ। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इसमें डायग्राम को एक्सप्लेन करना है तो आप फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे। पहला फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, ये जो वाई एक्सेस है, जो वाई एक्सेस है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस, और एक्स एक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये होना चाहिए, इन दी अबाव डायग्राम क्या होना चाहिए, इन दी अबाव डायग्राम वाई एक्सेस इंडिकेट प्राइस, एक्स एक्सेस इंडिकेट क्वांटिटी डिमांड। दिस मस्ट बी फर्स्ट पॉइंट। ये आपका डायग्राम देखने के बाद फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, डिमांड कर डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिमांड कर डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू, क्यों, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसको डिमांडेड लिखते हैं हम लोग, क्वांटिटी डिमांडेड। कुछ डाउट है किसी को? एवरीबडी अंडरस्टूड कि हम लोग यहाँ पे डिमांड कर का दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, डिमांड कर डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। कुछ डाउट है किसी को? यहाँ पे आपने 2 पॉइंट सबसे जो मेन था वो एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको अपने को क्या करना है, थोड़ा फेकोलॉजी करना है, बना के लिखना है। बना के लिखना मतलब तीसरे पॉइंट में लिखो, व्हेन प्राइस ऑफ क्वांटिटी ₹10, क्वांटिटी डिमांडेड 2 kg या 2 यूनिट्स, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 846 द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 468, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस ₹2 द क्वांटिटी डिमांडेड 10 kg। सो लिखने का, व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइज, व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइज। प्राइस को हम लोग जैसे इंक्रीज डिक्रीज बोलते हैं ना, तो इंक्रीज मतलब बढ़ना होता है तो उसको हम लोग राइज बोलता है, और कम होना मतलब फॉल बोलता है, ठीक है। सो व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, जब प्राइस को कम हो रहा है मतलब प्राइस फॉल हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो अपने हिसाब से बुक में कहीं पे राइज और फॉल का एग्जांपल वर्ड यूज करेगा तो उसका मतलब इंक्रीज डिक्रीज भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ डाउट है किसी को? तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, जिसमें आप क्या बताओगे, जब प्राइस 10 रुपीज था, क्वांटिटी डिमांड कितना था, 2 यूनिट था, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 846 क्वांटिटी डिमांड राइजेस फ्रॉम 486। अंडरस्टूड? कुछ डाउट है किसी को? ये आपका मेन पॉइंट होगा। उसके बाद आप जो लिखोगे आप अपनी कहानी बयां कीजिए, मतलब इसके बाद आपका टैलेंट, आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हो। हालांकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है, बोलो। हाँ, ऊपर का लिखना है, हाँ, यहाँ तक का सबको क्लियर है। अब हमने क्या पढ़ा, एक बार
पूरा वापस रिवाइज करते। देखो फर्स्ट पहले हमने क्या पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड किसने एक्सप्लेन किया है, कहाँ पे, उसकी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, ठीक, कभी पब्लिश हुआ था 1890। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ा। स्टेटमेंट में क्या, अच्छा नहीं, उसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ डिमांड, फंक्शनल रिलेशनशिप। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। उसमें फंक्शन इनवर्स रिलेशनशिप बेसिकली बताया, ठीक है, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। स्टेटमेंट में भी क्या एक्सप्लेन किया, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। आगे क्या बोलता है, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लार्जर क्वांटिटी इज डिमांडेड। फॉर्मूला कौन सा था, HSLL, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, शेड्यूल पढ़ा। शेड्यूल में हमने क्या देखा, ये जब प्राइस हायर होता है तो क्वांटिटी डिमांड कम होता है, और जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर उसका टेबल डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि इस तरीके से आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। आगे हम लोग एजम्पशन तो पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। हाँ, नहीं 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 नहीं, तो अगर वहां पे पूछा रहेगा, सिर्फ एजम्पशन पूछा है कि एक्सप्लेन दी एजम्पशंस, मैं पेपर जो है बाद में बताऊंगा, जैसे एजम्पशन सिर्फ पूछा है, एक्सप्लेन दी एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वो 4 मार्क के लिए रहेगा। अगर ये पूछेगा व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड या डिफाइन द लॉ ऑफ डिमांड और डिस्कस और एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, तो वो क्या होगा, 8 मार्क के लिए पूछेगा, जिसमें वो क्या करेगा, 4 मार्क का इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया, उसके बाद स्टेटमेंट, शेड्यूल और डायग्राम विथ एक्सप्लेनेशन, ये 4 मार्क का अपना कवर करता है। कुछ डाउट है किसी को, एवरीबडी अंडरस्टूड, ठीक है। चलो अभी क्या लिखना है तुमको, बोलो, ये स्टेटमेंट वाला लिखना है, ठीक है, ये लो लिख लो। 5 to 10 मिनट्स है, प्लीज फटाफट करना। एक्सेप्शन वाला भी टॉपिक मेरे को खत्म करना है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड का आधा अधूरा बाकी रहेगा ना, तो फिर पूरा वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। जिसको लिखना है लिख सकता है, जिसको याद है कोई बात नहीं। हाँ, PDF तो मिलेगा तेरे को पक्का, वेबसाइट वाला लिंक मैंने ऑलरेडी भेज के रखा है। नहीं नहीं, ये वाला नहीं मिलेगा, ये तेरे को यूट्यूब पे वीडियो जब जाएगा तब देख लेना।